subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज टर्शियरी लेवल स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में बेसिकली अगर आप टेलीफोन की वायर की एग्जांपल लें जो कि उसके रिसीवर और डायलर के दरमियान में मौजूद होती है, बेसिकली वो कुछ इस शेप की होती है। इसको हम एक स्पाइरल शेप या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के तौर पे भी जानते हैं। अब यही वायर अगर अपने ऊपर फर्दर कॉम्पैक्ट होके फर्दर फोल्ड होके एक बॉल की शेप ले लेती है, एक ग्लोब्यूलर शेप ले लेती है, तो वो बेसिकली एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि अगर ये वायर अपने ही ऊपर फर्दर फोल्ड होके एक बॉल की सूरत इख्तियार कर लेती है तो इसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बेसिकली हमें प्रोटीन की शेप के बारे में बताता है अपने फोल्ड होने के, बेंड होने के बाद। क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है तो इसको मेंटेन रखने के लिए बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें आयनिक, हाइड्रोजन एज वेल एज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी शामिल होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स लें तो उसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन जो कि एक कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल है एंड केराटिन जो कि हमारी स्किन वगैरह में मौजूद है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, शामिल है। इन दोनों की ही स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और टर्शियरी लेवल की फोल्डिंग इनमें मौजूद होती है। इनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इन तीनों बॉन्ड्स की मदद से मेंटेन हो रहा होता है। अब चलते हैं जी हम लास्ट लेवल की तरफ, दैट इज क्वाटर्नरी लेवल। प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में लास्ट टॉपिक है जी या लास्ट लेवल है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर से पहले हमने अभी टर्शियरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। यही टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर फर्दर एग्रीगेट होता है और एक हाईली कॉम्प्लेक्स या हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है तो दैट लेवल इज नोन एज क्वाटर्नरी लेवल। यानी कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स एग्रीगेट होंगी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाएंगी। ये जो एग्रीगेशन है या इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का आपस में जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंटरेक्शन है, उनको उस स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड्स आपस में इकट्ठा जोड़ के रखते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्टेबल रहे और ब्रेक ना हो या जो प्रोटीन्स हैं वो अनवाइंड ना हो और उनका जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन रह सके। बच्चों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब जी हम बात करते हैं प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से। आइए जी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन्स की इतनी मुख्तलिफ अक़साम मौजूद हैं कि बाय डेफिनेशन उनको क्लासीफाई करना काफ़ी मुश्किल है। ताहम इनको इनके स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी एंड फंक्शंस की डाइवर्सिटी की बेसिस पे हम 2 जनरल ग्रुप्स में या 2 जनरल क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जी फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर कम से कम एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन फिब्रिल्स की फॉर्म में मौजूद हो, यानी कि रेशेदार स्ट्रक्चर होता है इनका। जिस तरह धागे धागे होते हैं, अगर आप एक थ्रेड देखें, नलकी देखें, तो वो जैसे धागे का एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है तो लगभग ऐसा ही इनका स्ट्रक्चर भी होता है। अगर अब उस रेशे को, उस धागे को आप गौर से देखें तो उसमें भी हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। तो इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉमन होता है। इनकी सॉल्युबिलिटी के हवाले से बात करें तो ये एक्वस मीडिया के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा ये नॉन क्रिस्टलाइन है एंड इलास्टिक होते हैं। इनकी नेचर जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक है। अब ये अपनी इनसॉल्युबिलिटी की वजह से, अपने रेशेदार होने की वजह से, नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक होने की वजह से स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल के अंदर भी और ऑल ओवर द ऑर्गेनिज्म भी। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट में मौजूद फिब्रिल,
जो कि जख्म की जगह पे या जहाँ पे खून का बहाव हो रहा होता है, कहीं कट वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पे पहुँच के ये रेशे रेशे से बनाने शुरू कर देती है, फिब्रिल्स बनाने शुरू कर देती है, जो कि वहाँ पे खून के बहाव को मुंजमद करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा सिल्क फाइबर है, जो सिल्क बनाने वाला वर्म है, रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं, उधर से, या जो स्पाइडर होते हैं आम घरों में जो मकड़ी वगैरह होते हैं, उनके जो वेब है, जो जाल है, वहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा हमारे मसल सेल्स में मौजूद मायोसिन, हमारे नेल्स में, हेयर में मौजूद केराटिन, ये सभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की एग्जाम्पल हैं और ये फाइब्रस प्रोटीन्स के ग्रुप से बिलोंग करती हैं। मल्टीपल फोल्डिंग्स की वजह से अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक बॉल की सूरत इख्तियार करी हों या ये एक स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल शेप इख्तियार करी हों, तो इस किस्म की क्लास को हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में शामिल करेंगे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनमें टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। इसके अलावा ये एक्वस मीडिया के अंदर सॉल्युबल हैं, एक्वस मीडिया में सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके अलावा मुख्तलिफ एसिड्स या बेसिस के सॉल्यूशन एंड एक्वस अल्कोहल शामिल हैं। ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं। हमने फाइब्रस प्रोटीन्स में देखा कि वो नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और इलास्टिक इन नेचर होती हैं, जबकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। इसके अलावा जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियां हैं, जैसे कि दर्जा हरारत का बढ़ना या कम होना, तो उस पे इनका स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। आपको याद होगा कि हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर में बात की थी कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को ही अगर अपने ऊपर फर्दर वाइंड कर लिया जाए, एक बॉल की सूरत में वो कॉम्पैक्ट हो जाए फर्दर, तो उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर दोबारा से डिसऑर्गेनाइज होने की, खुलने की सलाहियत रखता है अगर किसी भी किस्म के कोई फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हो एनवायरनमेंट के अंदर। इसकी एग्जांपल्स में एंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, दे आर कैटलाइज्ड बाय सम एंजाइम्स। इसके अलावा हमारी बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज़ जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त में हमें हेल्प कर रही होती हैं, और इसके अलावा हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं और नर्वस सिस्टम जो है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, उसको असिस्ट कर रहे होते हैं। अब ये जितने भी हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं, बिलखुसूस एंजाइम्स में तकरीबन सभी जो हैं वो लगभग प्रोटीन्स हैं, सब माँ सिवाय चंद एक एग्जाम्पल्स के। तो ये सारे के सारे जी प्रोटीन्स हैं और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है इनका और इजीली सॉल्युबल है एक्वस मीडिया में। इसलिए किसी भी किस्म के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस इनके स्ट्रक्चर को डिसऑर्गेनाइज कर देंगे। अगर स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली ये अपना सेट जो फंक्शन है परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेंगे। जैसे अगर दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो एंजाइम्स प्रॉपरली मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शन है उनको कैटलाइज नहीं कर सकेंगे। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएगा और वो हमारी इम्यून सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का काम कर रहे होते हैं वो भी अपना फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अपने फंक्शंस जो हैं, जो डाइवर्सिफाइड फंक्शंस हैं, वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। क्लासिफिकेशन यहीं पे कंप्लीट होती हैं और साथ ही जी हमारा प्रोटीन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस टॉपिक के एंड पे आपको जो प्रीवियस बोर्ड में इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं या जो आने वाले एग्जाम में पॉसिबल स्टेटमेंट्स बन सकती हैं वो ज़रूर बताएंगे। तो आए जी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो इस आर्टिकल से रिलेटेड आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटीन्स, गिव इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे स्टार्ट वाले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। देन राइट अ नोट ऑन अमाइनो एसिड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर था।
उसके बाद डिस्कस द डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन, ये हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था। और थर्ड लेक्चर में स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने नेक्स्ट जो डिस्क्राइब द डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन है थर्ड लेक्चर में, इसको भी कवर किया था। बच्चों ये लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स एंड कंपैरिजन है सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बीच। ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में तकरीबन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है और मुख्तलिफ बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हुए हैं, यानी कि किसी एक बोर्ड में नहीं, डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं। इसके अलावा जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये पहले वाले 2 हैं। अमाइनो एसिड पे भी नोट आ सकता है और प्रोटीन्स को डिफाइन करने के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और अगर आपने वीडियोस को गौर से देखा है, लेक्चर्स को ध्यान से नोट किया है, तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को अभी फिंगर टिप्स पे आंसर कर सकते हैं और बड़े ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने इस टॉपिक को हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स दे के भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप इन सभी क्वेश्चंस को एज इट इज आंसर करने के काबिल हो सके। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मुलाकात होती है जी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को तो जी लाइक आपने ज़रूर ही करना है। इसके साथ साथ जी बेल का आइकन भी दबाना है ताकि आने वाले सभी लेक्चर से हम फ़ायदा हासिल कर सकें। टिल देन टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।